जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो हम लोग विद्या पब्लिकेशन से मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है विविध प्रश्नावली को करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो संबंध और फलन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1A 1B 1C कंप्लीट खत्म करके आज हम लोग विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। विविध प्रश्नावली का मतलब क्या हुआ? विविध प्रश्नावली का मतलब सारे मिक्सअप क्वेश्चंस, मतलब एक तौर पर देखा जाए तो आपको टेस्ट है। तो इसको तो आपको स्वयं से लगाना चाहिए, स्वयं से लगाना, जिस क्वेश्चन फंस जाओ उसको वीडियो में देख लेना। ठीक है, कैसे सोल्यूशन हम कर रहे हैं। आपको एक चीज और बता दें, क्वेश्चंस अगर कुछ आगे पीछे हो, कुछ कम ज्यादा हो तो उसको मैनेज कर लेना। सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, इसीलिए कि आप लोग क्वेश्चन को मैच करा सको। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ इंट्रो करने की जरूरत भी नहीं है। इंट्रो क्या है? वही हम लोग एकेकी, आच्छादी, बहु एकेकी, अंताक्षेपी, तुल्यता, फिर इसके बाद संक्रमक, स्वतुल्य, इनके बारे में पढ़ने वाले, जो कि 1A 1B 1C में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में इंट्रो की आवश्यकता नहीं है। जिस क्वेश्चन में जहां पर दिक्कत हो हम वहां पर आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लीजिए कि कैपिटल टी यूक्लिडी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तथा मान लीजिए कि कैपिटल टी में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए रिलेशन बी, ए सर्वांगसम बी के लिए, ए सर्वांगसम बी के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टी है तो आर है। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ? सर्वांगसम का मतलब हुआ सभी अंग, सभी भुजाएं, सभी कोण मतलब बराबर है, तभी तो सर्वांगसम है। सर्व अंग सम, सर्वांग सम, सभी अंग बराबर है। जब भी बराबर हो तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि उससे संमित संबंध भी कहते हैं, इसे संक्रमक संबंध भी कहते हैं, और इसे हम लोग स्वतुल्य भी कहते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही करोगे? 3 ऑप्शन को करेक्ट कर लोगे, तुल्यता संबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है किसी परिवार में बच्चों के अतिरिक्त समुच्चय ए रिलेशन बी, यदि ए भाई है बी का तो ए जो है वो बी का भाई है। ठीक, तो ए जो है वो बी का भाई है, तो इसे इसमें आर पर विचार कीजिए। तो ए कोई व्यक्ति स्वयं का भाई तो हो नहीं सकता है, तो इसको स्वतुल्य संबंध तो बिल्कुल कहेंगे नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों? ए भाई है बी का, तो ए भाई है बी का, ए लड़का है, बी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो कोई व्यक्ति स्वयं का भाई हो नहीं सकता है, इसीलिए इसे हम लोग स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे। ए भाई है बी का, तो ए लड़का है, बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक, तो फिर बी भाई नहीं हो सकता है ए का, इसीलिए ये सम्मित संबंध भी नहीं कहेंगे, किंतु ये संक्रमक संबंध है। क्यों? ए भाई है बी का, निश्चित है कि बी भाई है फिर सी का, बी भाई है सी का, सी के बारे में कह नहीं सकते हैं, तो फिर ए भी भाई होगा सी का, ए तो लड़का ही है ना, तो ए भी भाई होगा सी का, तो फिर ये संक्रमक संबंध है। मतलब हम लोग कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे इसमें 2 सही है, संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए बराबर 1 2 3 तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 नंबर को देखो, 3 नंबर में ए बराबर 1 2 और 3। ठीक, 1 2 3, फिर इनका तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या, ये हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध जिसमें स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रमक भी हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। देखो तुल्यता संबंध की संख्या, तो इसको सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, 1 में R1 से लिख रहे हैं। हाँ, तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए जिसमें 1,1 हो, 2,2 हो और 3,3 हो। 1,1 2,2 3,3। इसके बाद ये हमारे पास क्या है? स्वतुल्य है। अब सम्मित भी होना चाहिए संबंध। ठीक, सम्मित किसे कहते हैं? अगर 1,2 है तो फिर 2,1 होना चाहिए, यही तो है। अगर 1,2 है तो फिर 2,1 होना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा।
एक बार फिर से बता देते हैं। स्वतुल्य संबंध वह है जिसमें स्वयं की तुलना स्वयं से की जाती है। सम्मित संबंध वह है जिसमें ए की तुलना बी से तो बी की तुलना ए की, मतलब ए के अवयव बी में हो तो बी के अवयव सी में हो। संक्रमक संबंध ए के अवयव बी में हो तो बी के अवयव सी में हो तो फिर ए के अवयव भी सी में हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमक संबंध कहते हैं। तीनों संबंध जिसमें हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने स्वतुल्य संबंध को दिखाया, 1,1, ठीक, 2,2, 3,3। अब हम लोग इसमें दिखाएंगे तो थोड़ा समझना। अब लोग यहां पर दिखाएंगे हम सम्मित, तो 1,2 दिखाएंगे, तो अब ये सम्मित हो गया। सम्मित क्यों हुआ समझना। हम लोग हमेशा तुलना करते हैं, कॉमन चीज देखते हैं। 2 से 2 की तुलना 1,2 नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रांत है, ये परिसर है। 2 और कहीं है, हाँ 2,1 होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, 2,1, 1,2 है तो फिर 2,1 भी है, तो ये क्या है? ये सम्मित संबंध है। अब बात आती है संक्रमक की, कि क्या यह है संक्रमक भी है? तो चेक करो जरा, कोई भी दो मान को कॉमन चेक करते हैं। संक्रमक के लिए हमेशा कॉमन चेक करोगे, मस्त तरीके से बता रहे हैं आपको। देखो कॉमन कैसे चेक करोगे समझना। यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 है, नहीं यहां पर 1 है, ठीक, यहां पर 1 है, समझना। यहां पर अगर 2 है, फिर समझना, कॉमन हमेशा प्रांत और परिसर में लेते हैं। ये प्रांत का 1 और ये परिसर का 1, ठीक। तो देखो ये दोनों कॉमन हुआ, तो ये हमारे पास इन दोनों को क्या लिखेंगे? 1,2 लिखेंगे। तो 1,2 बना कि नहीं बना हमारे पास? तो ये संक्रमक हो गया। ये क्या हुआ? संक्रमक हो गया। फिर से एक बार समझो, इन दोनों में 2 और 2 कॉमन हुआ, तो इसको लिखोगे आप लोग 2,1, क्या लिखोगे? 2,1, 2,1 हुआ ये, तो ये क्या हुआ? संक्रमक हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि यह एक क्या है? तुल्यता संबंध है। अब सेकेंड ऑप्शन देखो, R2। अभी समझ में आएगा आपको, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं। फिर से R2 में देखो, R2 में हम लोग लिखेंगे 1,1 लिखेंगे, 2,2 लिखेंगे और 3,3 लिखेंगे। ये इतना लिखने के बाद हम लोग समझ जाते हैं कि यह एक क्या है? यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, अगर हम लोग 1,3 दिखाते हैं, आप 1,3 दिखाएंगे तो फिर 3,1 भी दिखाएंगे। तो यहां पर समझना, थोड़ा सा आप लोग यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये 1,3 तो 3,1, तो ये सम्मित हुआ, इतना स्वतुल्य इतना सम्मित। संक्रमक के लिए चेक करते हैं, संक्रमक के लिए क्या चेक करेंगे समझना। प्रांत के 3 और परिसर के 3 को कॉमन ले लो, तो इसी लिखोगे आप लोग 1,3। तो 1,3 है कि नहीं है? संक्रमक है। इसमें देखो, इसमें इस 3 को और इस 3 को कॉमन लोगे तब भी आपके पास 3,1 बनेगा। तो 3,1 है कि नहीं है? तो ये संक्रमक है। आई बात क्लियर? तो यह एक तुल्यता संबंध है। तीसरे नंबर पे आ जाओ, R3। 1,1 तो लिखेंगे ही, 2,2 तो लिखेंगे ही, 3,3 तो लिखेंगे। समझना, हम लोग हमने पहले 1,2 से किया, अब 1,3 से कर चुके हैं, 2,3 से भी कर लेंगे एक बार, ठीक, एक बार 2,3 से भी कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2, अगर 3 लिखेंगे तो फिर 3,2 भी लिखेंगे। तो यहां से स्वतुल्य, ये सम्मित, 2,3, 3,2 ये सम्मित। अब आपको यहाँ पर संक्रमक के लिए जांच कर लीजिए, ये प्रांत और ये परिसर, देखो 2,3 है तो 2,3 है। इसके बाद ये प्रांत और ये परिसर 3,2 है, 3,2 संक्रमक है। चौथे नंबर पे चेक करते हैं, क्या और भी कोई कंडीशन है? 1,1, 2,2, 3,3 ये तो लिखेंगे ही हम लोग, ठीक। 1,2 कर चुके हैं, 1,3 भी कर चुके हैं हम लोग, और 2,3 भी कर चुके हैं हम लोग। अब भी कोई मान है क्या आपके पास? देखो जरा, तो हम लोग यहां पर एक चीज कर सकते हैं, 1,2 अगर लिखेंगे तो 2,1 लिखेंगे, जो कि कर चुके हैं हम लोग, ठीक।
इसके बाद अगर हम लोग 1,3 करेंगे तो 3,1 करेंगे। अब समझना, यहां से यहां तक स्वतुल्य, ये सम्मित, ये सम्मित। संक्रमक के लिए चेक करो, संक्रमक के लिए चेक करो कि संक्रमक है। फिर से एक बार समझो, मतलब संक्रमक है, चेक कर लो। ये प्रांत और ये परिसर, ये परिसर, ठीक। तो नहीं नहीं सॉरी, ये प्रांत, ये परिसर और ये प्रांत, प्रांत परिसर, प्रांत परिसर 1,2, 1,2 है, संक्रमक है। इसको भी चेक कर लो, ये भी आपके पास संक्रमक है। कॉमन चेक करते हैं बस। हाँ, इसके बाद 5 नंबर में चेक करते हैं क्या इसमें भी है कोई, तो बिल्कुल है। कैसे? 1,1, 2,2, 3,3। ये क्या हुआ? ये हमारे पास ये हुआ स्वतुल्य। क्या हुआ हमारे पास? स्वतुल्य। अब जो है हम लोग अगर 1,2 को लिखते हैं, ठीक, 1,2, 2,1 लिखो, ठीक, या 2,3 पे चेक करते पहले। 2,3 ये हुआ हमारे पास क्या? ये हुआ हमारे पास स्वतुल्य। ये हुआ हमारे पास 2,1 कर लो, तो ये हुआ सम्मित। और 2,3 कर लो, 2,3, तो समझना आप, ये स्वतुल्य हुआ, ये सम्मित हुआ। अब कॉमन चेक कर लो, ठीक, कॉमन चेक कर लो, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये हो गया आपके पास संक्रमक भी है। यहां से यहां तक स्वतुल्य, ये सम्मित और ये सबको मिला के चेक कर लो, कॉमन में संक्रमक है। आप लोग चाहो तो इसे छोड़ सकते हो और इसे छोड़ सकते हो, इन दोनों को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या बराबर 5, ठीक। ये हुआ आपके पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में है, यदि समुच्चय 1, 2, 3 में R 1,2 परिभाषित है, तो 1, 2, 3 में 1, 2, 3 में, तो R में क्या है? 1,2 है, 1,2 है। तो इनका कहना है द्वारा परिभाषित फलन है स्वतुल्य, संक्रमक, सम्मित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्वतुल्य तो है नहीं, क्योंकि 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3 स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक नहीं है, 1,2 नहीं, सम्मित नहीं है, 1,2 फिर 2,1 होने चाहिए, वो नहीं है। और संक्रमक भी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। अब देखो 5 नंबर, 5 नंबर में क्वेश्चन में हमारे पास है कि मान लीजिए कि संबंध आपके पास आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए रिलेशन बी, ए का संबंध किससे है? बी से है। एंड हमारे पास ये दिया गया है कि ए जो है इज ग्रेटर देन इक्वल्स बी है, तो आर है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य तथा संक्रमक संबंध, किंतु सम्मित नहीं, सम्मित तथा संक्रमक किंतु स्वतुल्य नहीं, ना तो संक्रमक ना स्वतुल्य और ना ही सम्मित है। इनका कहना ये है, ठीक। इनका कहना ही यही है कि बताइए कि इनमें से क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर इन्होंने दिया है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स b। a जो है b के बराबर भी है, किंतु a जो है b से बड़ा भी है। अगर a b के बराबर हो तो स्वयं के बराबर कोई भी व्यक्ति स्वयं के बराबर हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि a, बिलोंग्स आर, ठीक। और ये भी कह सकते हैं कि b बराबर b, अर्थात b, बिलोंग्स आर, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। फिर इन्होंने ये कहा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स b, तो अगर a b से बड़ा है तो फिर b a से बड़ा तो हो नहीं सकता है ये, क्योंकि a बड़ा है ना b से,
बी तो बी ए से बड़ा हो नहीं सकता है, तो हम लोग कहेंगे ए कॉमा बी, ठीक, इक्वल्स लगा देते हैं। ए कॉमा बी तो बिलोंग्स आर से है, किंतु बी कॉमा ए बिलोंग्स आर से नहीं है, तो अगर ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे सम्मित नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रमक पे आ जाओ, अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स b है तो निश्चित है कि b इज ग्रेटर देन इक्वल्स c है। a b से बड़ा है तो b c से बड़ा है, तो फिर c छोटा है, तो जब a b से बड़ा है तो फिर a c से भी बड़ा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर a कॉमा बी बिलोंग्स आर और b कॉमा सी बिलोंग्स आर, तो फिर a कॉमा सी भी बिलोंग्स आर है, तो क्या है ये संक्रामक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो क्लियर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लेना, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। क्लियर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को, 5 में क्या है क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ, 4 5 6 को देखो, 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास कि ए में 1 2 3 है, ए में 1 2 3 है और आर में 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 मतलब स्वतुल्य है। 1 2 2 3, 1 2 2 3 और 1 3 पर विचार कीजिए। 1 3 ने कहा है कि इस पर जो है विचार कीजिए। तो सबसे पहले समझना कि इन्होंने कहा है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो स्वतुल्य तो है, क्या है, स्वतुल्य है। अब यहां पर 1 2 बिलोंग्स आर से है किंतु 2 1 नॉट बिलोंग्स आर, बिलोंग्स नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब इसमें देखो 1 2 बिलोंग्स, 1 2 बिलोंग्स है आर से, 2 3 बिलोंग्स है आर से और 1 3 भी बिलोंग्स है आर से, तो हम लोग कहेंगे संक्रमक है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आप लोग कहोगे पहला, फर्स्ट ऑप्शन ना, फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है किंतु स्वतुल्य है किंतु संक्रमक है, सम्मित है तो संक्रमक है, ना तो स्वतुल्य ना देखो यहां पर स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं, तो इसमें सम्मित नहीं है, और इन्होंने कहा ऑप्शन नंबर 2 में स्वतुल्य है किंतु संक्रमक है। ऑप्शन नंबर 2 में या तो इसको इस प्रकार से होना चाहिए, स्वतुल्य है किंतु संक्रमक नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं। एक स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं, ऑप्शन नंबर 2 मिसप्रिंट है, सम्मित नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि समुच्चय ए में 5 अवयव है, बी में 6 अवयव है, तो आप लोग कहोगे ए में
अवयव बराबर 5, बी में अवयव बराबर 6। ठीक, तो एकेकी तथा आच्छादी प्रतिचित्रणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कहोगे एकेकी तथा आच्छादी प्रति चित्रणों की संख्या। देखो इसमें n फैक्टोरियल तब लेते हैं यदि m जो है n के बराबर हो, मतलब दोनों मान, अगर ये दोनों मान बराबर हो तो उस समय n फैक्टोरियल लेते हैं, और अगर ये दोनों मान बराबर ना हो तो उस समय हम लोग 0 लेते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो a में अवयव है वो b के अवयव के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 5 है और ये 6 बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि जो 5 है ये बराबर नहीं है 6 के, तो हम लोग कहेंगे अतः मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर? 7 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब हम लोग। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 8 में है a बराबर 1 2 3। 8 में a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n। ठीक, और b में है a कॉमा b, और b में है a कॉमा b। ठीक, a कॉमा b, एंड इन्होंने कहा है कि आच्छादी प्रतिचित्रणों की संख्या। तो a से b में आच्छादी प्रतिचित्रणों की संख्या 4 ऑप्शन है, np2 और 2n 2 की घात n-2 और 2 की घात n-1, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर आप लोग अगर m की बात करो तो m बराबर आप लोग कहोगे कि n है एक, देखो 1 2 3 कहाँ तक n तक है, और इसमें अगर n की बात करो तो 2 है, n की बात करोगे तो 2 है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग n फैक्टोरियल लेते हैं यदि m और n बराबर हो। ठीक, और 0 लेते हैं यदि m n के बराबर ना हो। तो यहाँ पर m जो है वो n के बराबर है, अर्थात हम लोग कहेंगे यहाँ पर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कहीं पर भी है तो हम लोग देख पा रहे हैं कहीं पर भी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर। क्लियर? 8 नंबर में। 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में क्या है, f such that r tends to r fx बराबर 1 अपॉन x। ठीक, f such that r tends to r और f x बराबर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, एवरी वैल्यू x बिलोंग्स r। इन्होंने कहा है कि x बिलोंग्स r है, तो परिभाषित f है। f को क्या कह सकते हो, इस r का मतलब जानते हो, r का मतलब है वास्तविक संख्याएं। जैसे मान लो कि r बराबर आप लोग +-2 या +-1 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अर्थात x बराबर भी +-2 लेके हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करो जरा, या 1 लेके चेक करो, 1 लेके चेक करो। ठीक है, 1 से जल्दी आप लोग आसानी से कर सकते हो, 1 लेके चेक करो। तो यहाँ पर अगर हम लोग f और +1 लेते हैं तो 1 अपॉन 1 यानी 1। ठीक, यदि हम लोग f -1 लेके चेक करते हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन -1, अर्थात हम लोग कहेंगे कि -1। ठीक, अब यहाँ पर r टेंस टू r की बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम लोग इस प्रकार से, प्रांत में हम लोगों ने +1 लिया और -1 लिया, परिसर में हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास 1 आ गया और -1 आ गया। अगर हम लोग इसका प्रतिचित्रित करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एकेकी है और आच्छादक है। क्या है? एकेकी
तथा आच्छादक है। एकेकी और आच्छादक किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि इधर जो प्रांत है, प्रांत के सभी अवयवों का एक एक प्रतिबिंब हो, उसे एकेकी कहते हैं। आच्छादक किसे कहते हैं? इधर के कोई अवयव ना छूटे और सभी के इधर के एक सह प्रतिबिंब हो, उसे हम लोग कहते हैं आच्छादक। मतलब कुल मिलाकर इधर कोई अवयव नहीं छूटने चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा है? 10 में इन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए कि यप सच दैट आर, फिर 3/2 माइनस में है और बिलोंग्स आर, यफ एक्स बराबर 3x+2। हाँ, तो यफ एक्स बराबर 3x+2 और बटे 5x-3, 5x-3। तो इनका कहना है कि द्वारा परिभाषित है। तो यफ इनवर्स, देखो हमेशा एफ इनवर्स का मतलब है आच्छादक। तो एफ इनवर्स के लिए हमेशा हमेशा हमने क्या क्या कहा था कि मान के लगाया करो आप लोग। कैसे? सबसे पहले मान लो, माना एफ एक्स बराबर वाई, इस एफ को उधर भेजो तो इनवर्स चढ़ा दोगे आप लोग। तो एक्स बराबर ये कहोगे एफ इनवर्स वाई, अर्थात एफ एक्स की जगह हम लोग क्या लेंगे? वाई। तो वाई बराबर हम लोग 3x+2/5x-3। हमारा काम होता है कि चाहे किसी भी प्रकार से एक सिंगल एक्स बनाएंगे, इसको गुणा में पहुंचा दो। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखेंगे 5xy माइनस, इसके साथ गुणा करेंगे 3y बराबर 3x+2 बराबर 3x+2। अब एक काम करो, 5xy को उधर पक्षांतर नहीं, 3y को उधर पक्षांतर करो और इसको इधर ले आओ। तो 5xy माइनस 3x बराबर 2 + 3y। इसमें से x ले लो कॉमन, तो बचा हमारे पास 5y माइनस 3 बराबर 2 + 3y। इसे जो है बटे में पहुंचा दो। तो x बराबर लिखोगे 3y + 2/5y माइनस 3। x की जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स y। तो लिखेंगे एफ इनवर्स y बराबर, हम लोग कहेंगे कि इसे 3y + 2/5y माइनस 3। यदि हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर y लेते हैं, एक में ही तो करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इस y की जगह x लिखेंगे, इस y की जगह लिखेंगे x। तो लिखेंगे एफ इनवर्स x बराबर, तो फिर y की जगह x लिखेंगे, तो ये 3x + 2/5x माइनस 3। देखो ये पूरा का पूरा मान जो है 3x + 2/5x माइनस 3 एफ एक्स के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि एफ इनवर्स x बराबर एफ एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो 10 एमसीक्यूज दे दिए गए थे, 10 के 10 कर चुके हैं। अब जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इस प्रकार से है। 11 में है कि मान लीजिए कि a बराबर ए बी सी, तो a में परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर a, b, c और a, b उन क्रमित युग्मों की क्रम संख्या लिखिए जिनको r में जोड़ने पर r स्वतुल्य तथा संक्रमक बन जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि r बराबर हमारे पास क्या है? r बराबर हमारे पास है a, b, b, c, b, c, a, b और a बराबर हमारे पास है ए बी सी। यही तो है ए बी सी। हमें बनाना क्या है? स्वतुल्य तथा संक्रमक बन जाता है। इसको हम लोग स्वतुल्य बनाएंगे और संक्रमक बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि R में a, b, c है, स्वतुल्य बनाने के लिए a है, तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर b चाहिए और c चाहिए। ठीक, ये दोनों चाहिए। अब ये स्वतुल्य है। इसके बाद हमारे पास b, c है और a, b है। ठीक, a, b है। अब इनका कहना है कि संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। समझना, a, b, c, तो ये तीनों स्वतुल्य है। तो a, b है, b, c, तो फिर a, c भी चाहिए हमें संक्रमक के लिए। क्या चाहिए? a, c। तो हम लोग कहेंगे कि a, c अगर हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संक्रमक कहेंगे। क्योंकि स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ? a, b, c, ये स्वतुल्य हुआ। अगर a, b है, b, c है, तो फिर a, c होना चाहिए, तब हम लोग स्वतुल्य कहेंगे।
टोटल हम लोगों ने 1 2 3 3 जोड़े बना लिए, तो 3 हमारे पास ये आंसर हुआ। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में मान लीजिए कि डी एफ एक्स बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर अंडर रूट में है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित वास्तविक मान का फलन एफ का प्रांत है, तो डी को लिखिए। तो इनका कहना है डी को लिखोगे, तो सबसे पहले प्रांत ज्ञात करते समय हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारे पास मान दिया गया है प्रांत को ज्ञात करने के लिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स आप लोग 0 लिखो, तो आप लोग कहोगे कि एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 25, अर्थात आप लोग कहोगे कि x बराबर अंडर रूट 25, अंडर रूट का मान प्लस माइनस 5, तो आप लोग कहोगे कि प्लस माइनस 5, तो ये प्रांत हुआ ना, प्रांत पूछा उन्होंने, तो प्रांत क्या है हमारे पास प्लस 5 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या हुआ प्रांत, ठीक। अब इन्होंने देखो 13 नंबर में क्या पूछा, 13 नंबर में इन्होंने पूछा है 13 नंबर में कि मान लीजिए कि एफ डॉट जी दोनों ही आर टेंस टू आर है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 है, ठीक, 2x प्लस 1 है, और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो इनका कहना है कि गॉफ ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, गॉफ ज्ञात कीजिए। गॉफ फॉग हालांकि हम लोग 1C में हालांकि अभी पढ़ चुके हैं, तो गॉफ का फार्मूला आप लोग क्या यूज करोगे कि गॉफ एक्स बराबर जी, अब ई से हटाकर बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये हुआ एफ एक्स, यहाँ पर मान को रखो तो जी को जी लिखोगे और एफ एक्स की जगह मान लिखोगे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब ये पूरा का पूरा मान x है, जहाँ x है वहाँ पर इस मान को लिखेंगे हम लोग, ठीक, जहाँ x है वहाँ इस मान को लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे समझना, यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर यानी 2 ये 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 या बी, तो 2 दूनी 4x माइनस 2, तो ये हुआ हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये आंसर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा देखोगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है, ठीक, यह ध्यान रखना कि यहाँ पर मान रखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है अब 14 के आगे से देखोगे, ठीक है। चलिए 14 के आगे से देखो आप, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। 14 में हमारे पास है कि मान लीजिए कि एफ बराबर आर टेंस टू आर, फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, एवरी वैल्यू x बिलोंग्स आर द्वारा परिभाषित फलन है, एफ इनवर्स को लिखिए। वेरी सिंपल, बस कर चुके हम लोग, 14 नंबर यूं ही कर देंगे। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर हमारे पास है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, वेरी सिंपल। एफ इनवर्स कैसे याद करते हैं, सबसे पहले मान लिया हम लोगों ने, माना एफ एक्स बराबर वाई, तो हम लोग कहेंगे कि एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई बराबर 2x माइनस 3, यहाँ पर 3 को इधर ले आओ, तो 2x बराबर वाई प्लस 3, 2 को बटे में ले जाओ, तो x बराबर वाई प्लस 3 बटे 2, x की जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई बराबर वाई प्लस 3 बटे 2, वेरी सिंपल, ठीक। 14 नंबर। अब यहां पर अगर आप लोग इसको x के पदों में अगर x के पदों में व्यक्त करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, कैसे जानते हो, एफ इनवर्स बॉय की जगह x लिखो,
तो इस y की जगह भी x लिखोगे +3/2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, यदि a बराबर ए बी सी डी, ए बराबर ए बी सी एंड डी, ठीक, और यब बराबर हमारे पास यब बराबर ए कोमा बी, बी कोमा डी, ए कोमा बी और बी कोमा डी, बी कोमा डी और सी कोमा ए, डी कोमा सी, सी कोमा ए और डी कोमा सी, ये है। तो इसमें यफ इनवर्स लिखिए। तो इन्होंने कहा है कि इसमें जो है यफ इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अवयव है, इसके क्रम को बदल देते हैं। मतलब यफ इनवर्स बराबर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए लिखेंगे, बी कोमा डी है तो डी कोमा बी लिखेंगे, सी कोमा ए है तो ए कोमा सी लिखेंगे, डी कोमा सी है तो सी कोमा डी लिखेंगे। बस यही आंसर कर देंगे। तो ये हुआ हमारे पास एफ इनवर्स, जो कि बहुत सिंपल है। 16 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है। तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात का करने वाले हैं इसमें एफ एक्स, ये जो है हम लोग इसमें ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो देखो वेरी सिंपल है। हम लोग सबसे पहले एफ को तो एफ लिखेंगे और इस एफ एक्स की जगह हम लोग मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3x और 2, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बात समझना, इस पूरे मान को हम लोग यक्स कहेंगे। तो यक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये इस पूरे मान को यक्स कहेंगे। तब ये पूरे मान को यक्स कहेंगे तो पूरा का पूरा मान किसके बराबर है? यक्स के बराबर है। तब समझना ये यफ हुआ और ये एक्स हुआ। तो यफ एक्स का मान क्या है? जब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर? फिर ये माइनस लगाओ, लगाया माइनस, इस 3 को लिखो, लिखा 3, और इस यक्स की जगह हम लोग पूरा का पूरा मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर प्लस लिखो 2 लिखो, प्लस लिखा हमने 2 लिखा हमने। यही छोड़ सकते हो, या अगर आप लोग सो होल स्क्वायर ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 16 नंबर में। हाँ, होल स्क्वायर ओपन है, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो एक फार्मूला यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 8th में आप लोग स्टडी कर चुके हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला है और इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग होल स्क्वायर को ओपन करने जा रहे हैं। हम लोग इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक है? समझना, ए स्क्वायर मतलब एक्स की घात 4 प्लस बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 का वर्ग 4, फिर इन दोनों का गुणा 2ab। हाँ, तो ये माइनस 3 दूनी 6x क्यूब, 6x क्यूब, इन दोनों गुणा तो माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12, तो माइनस 12x, फिर इन दोनों गुणा तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो प्लस 4x स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9x, फिर माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, लिखो फिर से x की घात 4। अब ये माइनस 6x क्यूब है तो माइनस 6x क्यूब, ठीक, इसे किया हमने, इसे किया हमने। अब स्क्वायर वाले को देखो, 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये हुआ 13x स्क्वायर, और 3 घटा दोगे तो प्लस 10x स्क्वायर। अब हम लोग x वाले को देखोगे 12x और प्लस 9x, तो ये बचा हमारे पास माइनस 3x। अब हमारे पास ये प्लस 4 और प्लस 2, प्लस 6 और 6 से 6 कैंसिल 0, तो हमारे पास संख्या तो कुछ बचा ही नहीं। अगर इसमें x कॉमन लेना चाहो आप लोग
तो यक्स को कॉमन ले सकते हो या ऐसे ही आंसर छोड़ना चाहो तो ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हो, जैसे आप लोगों की इच्छा है। ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 17 में क्या है, 17 नंबर में है कि g बराबर 1,1, g बराबर 1,1, 2,3, 3,5, 2,3, 3,5, 4,7, 4,7 एक फलन है। यदि जी एक्स बराबर ए एक्स, इन्होंने पूछा क्या, हाँ तो जी एक्स बराबर, इन्होंने पूछा है ए अल्फा एक्स प्लस बीटा, अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या निर्धारित होने चाहिए। सबसे पहले इन्होंने पूछा है अल्फा का मान बताइए और बीटा का मान बताइए। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने पूछा क्या, यह एक फलन है, तो हम लोग कहेंगे हाँ यह एक फलन है। इसे डोमेन कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं। अगर डोमेन रिपीटेड हो, डोमेन अगर एक से अधिक बार हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फलन नहीं है। अगर डोमेन एक बार हो तो उसे फलन कहते हैं। एक तो एक सिंगल बार है, दो भी सिंगल है, तीन भी सिंगल है, चार भी सिंगल, इधर डबल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर डोमेन जो है वो सिंगल होना चाहिए, तो यह एक क्या है, फलन है। अब ये आप समझना, अगर g1 की बात करें तो g1 का जो मान है वो 1 है। अगर g2 की बात करें तो g2 का मान 3 है। अगर g3 की बात करें तो ये 5 है, और g4 की बात करें तो ये 7 है। क्लियर। gx, तो gx अगर हम लोग g यहाँ पर 1 लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, g1 बराबर अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो g1 का मान क्या है, हमारे पास 1 है, तो हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, समीकरण 1। अगर g2 लेते हैं तो g2 तो अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा, क्योंकि x की जगह 2 रखेंगे ना, और g2 की वैल्यू है 3, तो हम लोग कहेंगे कि 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 3। इक्वेशन सेकेंड, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटा लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस प्लस होने पर हम लोग घटाते हैं, माइनस माइनस होने पर घटाते हैं, और बाकी में जोड़ते हैं। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1, ये लिखेंगे, और ये लिखेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। घटाने पर चिन्ह को बदलते, ये कैंसिल, ये घटकर माइनस अल्फा और ये घटकर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये अल्फा बराबर 2। अल्फा का मान समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें चाहो उसमें रख लो। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा का मान 2 रखते हैं तो 2 प्लस बीटा बराबर 1, अर्थात इसको पक्षांतर करो तो बीटा बराबर -1। तो हमारे पास जो मान है अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर -1 है, और यही हमारे पास आंसर है। क्लियर, यही हमारे पास क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या है, देखना 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्या क्रमित युग्मों के निम्नलिखित समुच्चय फलन है, यदि ऐसा है तो जांच कीजिए कि प्रतिचित्रण एकक या आच्छादी है कि नहीं है। ठीक, तो इनका कहना है x एक व्यक्ति है जो y माँ है x की। ठीक, x एक व्यक्ति है, ए में, पहले वाले में है x एक व्यक्ति है। ठीक, x एक व्यक्ति है, और इनका कहना है कि y माँ है x की, तो x की माँ y है, x की जो माँ है वो बॉय है। x एक क्या है, व्यक्ति है, और y माँ है x की। तो इन्होंने कहा है कि जो y है, y क्या है, y जो है ये माँ है x की, तो क्या यह एक फलन है, यदि ऐसा है तो जांच कीजिए प्रतिचित्रण एकक अथवा आच्छादी है कि नहीं है। ठीक, इन्होंने ये कहा है।
सबसे पहली बात तो है यक्स माँ, एक्स की माँ वाई है, एक्स की माँ वाई है। तो अगर हम लोग इधर हम लोग फंक्शन को देखते हैं, ठीक इस प्रकार से, यहाँ पर यक्स लिखते हैं और यहाँ पर वाई लिखते हैं। इन दोनों में अगर संबंध देखते हैं तो इन दोनों में संबंध देखते हैं कि ये माँ है और ये एक व्यक्ति है। अगर इसे हम लड़का मान ले तो माँ बेटे की रिश्ता है, ठीक। तो काय की रिश्ता है, माँ बेटे की रिश्ता है। तो क्या यह एक फलन है? तो जी हाँ, बिल्कुल यह एक फलन है। कौन सा फलन है? एक ही फलन है ये, ठीक है। और आच्छादित फलन है, बिल्कुल है। क्यों? इधर कोई अवयव तो छोटा है नहीं, तो ये एक ही आच्छादित फलन है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक फलन है, वो भी एक की और आच्छादित। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में पूछा है ए कॉमा बी। ए एक व्यक्ति है, बी पूर्वज है ए का। ए एक व्यक्ति है, इन्होंने पूछा ए एक व्यक्ति है, ठीक। ये क्या है? एक व्यक्ति है। और इन्होंने पूछा बी पूर्वज है ए का, बी पूर्वज है ए का, ठीक। तो बी जो है, इन्होंने कहा है कि ए एक व्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। बी पूर्वज है ए का, इन्होंने ये कहा है। तो क्या यह एक समुच्चय फलन है? और जांच कीजिए प्रतिचित्रण एक अथवा आच्छादित है कि नहीं है, ये जांच कीजिए। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि ए एक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। बी पूर्वज है ए का। जब ए व्यक्ति है, यहां पर समझना यक्स व्यक्ति है, यक्स व्यक्ति है, ठीक। और एक्स की माँ वाई है, यहां पर तो वाई क्लियर है। यहां पर इनका कहना है कि ए एक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। बी पूर्वज है ए का, तो क्या बी ए का पूर्वज है? यहां पर कंडीशन समझो कि बी जो है ए का पूर्वज नहीं कर सकते, तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक फलन नहीं है, ठीक। यह एक फलन नहीं है, इसको फलन में हम लोग नहीं लेंगे, मतलब एक है कि अच्छा फलन नहीं है, नहीं लेंगे हम लोग। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 नंबर। तो एक काम कर लो, पहले अगर इतने को आप लोग शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, फिर 19 नंबर को सॉल्व करते हैं। कर लो स्क्रीनशॉट इतने को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 करेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्लियर हो गया ना आपको? देखो लास्ट वाला जो हमने बता रहे थे ना, पूर्वज वाला, उसको भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। हमने उसको फलन क्यों नहीं कहा है भाई? पूर्वज है, तो पूर्वज का मतलब कोई संबंध नहीं निकल के आ रहा है यहाँ पर कि वो उसकी माता है कि पिता है कि भाई है कि बहन है। भाई बहन तो नहीं, मतलब माता है कि पिता है कि दादा है कि दादी, पर नाना नानी, मतलब क्या है, कुछ रिश्ता नहीं बताया गया वहाँ पर। तो बहुत से रिश्ता मान सकते हैं, बहुत से रिश्ते मान सकते हैं, जो कि एक ही नहीं कहेंगे, अच्छा भी नहीं कहेंगे, इसलिए, ठीक है, फलन नहीं है। तो यहाँ पर देखो प्रांत बहुत से नहीं होने चाहिए, प्रांत सिंगल होने चाहिए, उसको फलन कहते हैं हम लोग। हाँ, 19 नंबर में क्या है? देखो 19 नंबर में है कि यफ तथा जी, यफ बराबर 1,2, यफ 1,2 और इसके बाद 3,5 4,1, 3,5 और 4,1, ठीक। 4,1 और जी बराबर 2,3, 5,1 1,3, 5,1 और 1,3, ठीक। द्वारा दत्त है तो फॉग लिखिए। इनका कहना है कि फॉग लिखिए। तो फॉग जब लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि मान अगर हम F1 की बात करें तो F1 की जो वैल्यू है ये 2 है। अगर F3 की बात करें तो ये 5 है।
और F4 की बात करें तो ये 1 है। G2 की बात करें तो 3 है। G5 की बात करें तो 1 है और G1 की बात करें तो 3 है। अब फॉग हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फॉग के लिए फार्मूला क्या होता है समझना। फॉग यक्स बराबर हम लोग लिखते हैं यफ जी एक्स, यही है कि नहीं है? अब इसी प्रकार हम लोग फॉग, अगर हम लोग सबसे पहले 1 को निकालते हैं तो फॉग 1, तो यफ ये हुआ G1 और यफ और G1 की वैल्यू क्या है? G1 की तो वैल्यू ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर G2, तो G2 की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या हम लोग कहेंगे F3 और F3 की वैल्यू क्या है? 5, तो एक आंसर हुआ हमारे पास। अब अगर हम लोग फॉग यहाँ पर 5 करते हैं तो G5 करेंगे और G5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? G5 की वैल्यू 1 है और F1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये का आंसर ये हुआ। अब FOG, अब हम लोग एक करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे हम लोग F और G1, तो G1 की वैल्यू क्या है? 3 और F3 की वैल्यू क्या है? 5। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? फिर से एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर G2 की वैल्यू क्या है? G2 की वैल्यू 3, F3 की वैल्यू आंसर 5, ठीक है। और ये 5 रखेंगे तो G5 की वैल्यू है 1 और F1 की वैल्यू 2 आंसर, और G1 तो ये G1 की वैल्यू 3, अच्छा ठीक है 5, ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 19 के बाद। 19 में उन्होंने कहा था फॉग लिखी है, 19 के बाद देखो हम लोग करेंगे 20 को, ठीक। 20 को करते हैं। 20 में है, मान लीजिए कि C समृद्ध संख्याओं का समुच्चय है, सिद्ध कीजिए कि FZ mod Z X belongs C, नहीं Z belongs C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या, हाँ। और प्रतिचित्रण F such that C tends to R, ना तो एकेकी है ना आच्छादक है, टेंस टू R, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज बता दें, जैसे हम लोग अगर यहाँ पर इसी ग्राफ की बात करें तो माड एक्स की ग्राफ या माड के कोई भी संख्या ग्राफ के लिए हम लोग इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। और देखो यहाँ पर ये किनारों से तीव्र यानी तीक्ष्ण मुड़ने की घटना अगर हो जाए तो उसको हम लोग फलन के रूप में नहीं लेते हैं, फिर भी आपको दिखाते हैं कि एकेकी आच्छादक है कि नहीं है, समझना। यहाँ पर अधिकतम मान हम लोग क्या लेते हैं? ये जो अधिकतम मान है ये -1 और ये जो अधिकतम मान है थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं ये +1 है, ठीक। तो यहाँ पर z का मतलब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक जब लेंगे हम लोग तो समझना, तो z बराबर हम लोगों ने लिया +-1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग F1, तो ये 1 का मान 1, फिर लिया F-1, तो ये -1 और माड की संख्या प्लस में ही करते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर 1 -1 और 1, तो ये दोनों का प्रतिबिंब जो है 1 है, तो हम लोग कहेंगे एकेकी के लिए एक एक प्रतिबिंब होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यह है ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादी है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। आच्छादक के लिए यहाँ पर एक एक अवयव हो और उसके एक एक प्रतिबिंब हो और कोई भी अवयव छूटे ना, ठीक, मतलब सही प्रतिबिंब हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, 21 में मान लीजिए कि F such that R tends to R, Fx बराबर cos x, Fx बराबर cos x, ठीक। और सिद्ध कीजिए F ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ये आप लोग दिखाओ इसमें।
यफ ना तो एकेकी है ना तो आच्छादक है। यफ जो है आप लोग देख पा रहे हो, यफ सच दैट आर टेंस टू आर रियल नंबर से संबंधित है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये, ठीक। और इनका कहना है ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। समझ लें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एकेकी चेक कर लेते हैं, ठीक। एकेकी चेक करने के लिए मान लेते हैं, माना दो अवयव x1 व x2 है। याद है ना आपको कैसे हम लोग एकेकी प्रूफ करते थे, बस वैसे ही समझना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ x1 तो ये लिखेंगे cos x1 और लिखेंगे एफ x2 तो बराबर cos x2। अब हम लोग एकेकी के लिए एफ x1 जो है वो एफ x2 के बराबर करते हैं, तो लिखेंगे cos x1 बराबर cos x2। अब इसे इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो लिखेंगे नहीं पक्षांतर ना करो, एक काम करो, यहाँ पर हम लोग व्यापक मान लगाते हैं। व्यापक मान जानते हो, क्लास 11 में पढ़ चुके हो आप लोग। व्यापक मान cos थीटा बराबर cos अल्फा अगर हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस ये होता है आपके पास अल्फा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे x1 बराबर 2n पाई प्लस हम लोग कहेंगे कि x2, ठीक। अब यहां पर देखो क्या x1 x2 के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल्स x2, तो हम लोग कहेंगे कि अतः एकेकी नहीं है। क्या नहीं है? एकेकी नहीं है। अब हम जानते हैं कि cos थीटा का मान -1 व +1 के बीच है। जो cos थीटा का मान है वो -1 और -1 और +1 के बीच में है। -1 जो है वो न्यूनतम मान है, +1 जो है वो अधिकतम मान है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि -1 जो है न्यूनतम मान है और +1 जो है अधिकतम मान है, और दोनों के दोनों जो है वो प्रांत के कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो हम लोग कहेंगे यह है प्रांत के कोई प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। क्लियर? यह क्या नहीं है? आच्छादक भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में है हमारे पास x बराबर 1 2 3। 22 नंबर में है कि x बराबर 1 2 3 और y बराबर 4 5। ज्ञात कीजिए 4 5। ज्ञात कीजिए x क्रॉस y के लिए निम्नलिखित उपसमुच्चय y से x से y फलन है या नहीं है, ठीक। फलन है या नहीं है, बस यही हम लोग बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बताएंगे f में, f सच दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास f सच दैट हमारे पास है 1,4 1,5 1,4 1,5 और 2,4 3,5 2,4 और 3,5। तो यहां पर हम लोग कहेंगे ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये फलन इसलिए नहीं है, प्रांत के अवयव डबल नहीं होने चाहिए। अगर प्रांत के अवयव डबल हो जाए, एक से अधिक प्रांत के अवयव हो,
तो उससे हम लोग कहेंगे कि वो फलन नहीं है, क्योंकि ये एक जो है चार का, एक का प्रतिबिंब चार भी है, एक का प्रतिबिंब पांच भी है, तो मतलब यहाँ पर डबल संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये फलन नहीं है। अब इसके बाद देखो हम लोग कहेंगे जी बराबर 1,4 2,4, जी बराबर 1,4 2,4, ये डबल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ये डबल नहीं आना चाहिए, प्रांत डबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2,4 3,4 3,4, ठीक, 3,4। अब क्या ये फलन है? तो जी बिल्कुल ये फलन है। ये फलन क्यों है? 1,4 2,4 3,4 तीनों के चार प्रतिबिंब हो सकते हैं, चार डबल ट्रिपल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। ये प्रांत जो है वो सिंगल हो, केवल प्रांत जो है वो एक बार ही हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एच में है 1,4 1,4 और 2,5 3,5 2,5 3,5। क्या ये फलन है? तो जी बिल्कुल ये फलन है। क्यों फलन है? क्या ये रिपीटेड है? प्रांत रिपीटेड है? रिपीटेड नहीं है, मतलब बार बार है, बार बार नहीं है, एक ही बार है, तो मतलब हम लोग कहेंगे ये फलन है। इसके बाद हम लोग कहेंगे के में 1,4 2,5, के में 1,4 और 2,5, क्या ये फलन है? बिल्कुल है, क्योंकि एक दो दोनों ही एक एक बार है, तो ये भी फलन है। आई होप क्लियर। क्लियर। 23 नंबर में है, चलो 23 नंबर को आगे देखो, पहले इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को करते हैं। 23 में हमारे पास a बराबर 1 2 3 4 है, तो निम्नलिखित में से गुणों वाले संबंध को परिभाषित कीजिए। नंबर 1, 23 नंबर में सबसे पहले हमारे पास क्या है? a बराबर 1 2 3 और 4। एक नंबर में क्या है कि ए नंबर स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित नहीं हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं। स्वतुल्य सम्मित, स्वतुल्य हो संक्रामक हो, किंतु इनका कहना है क्या ना हो? सम्मित ना हो। स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हमारे पास देखो 1 2 3 4 तक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 तक संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो हमेशा 3 अवयव को लेकर ही करते हैं हम लोग। तो 1,1 दिखाएंगे, 2,2 दिखाएंगे, 3,3 दिखाएंगे, 4,4 दिखाएंगे, फिर बहुत लॉन्ग मेथड होगा। तो हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पर 1,1 2,2 स्वतुल्य हुआ, 1 2 से ही दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 से ही दिखा रहे हैं। अब हम लोग क्या दिखाएंगे इसमें? ये स्वतुल्य हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे कि संक्रामक। तो संक्रामक के लिए 1,2 लेते हैं, 1,2 लेते हैं, 2,1 नहीं लेंगे, 2,1 लेंगे तो फिर उसको सम्मित कहेंगे, 2,1 नहीं लेंगे। यहां पर हम लोग क्या लेंगे? 1,2 लेंगे। समझना, इन दोनों को लिया हमने, ठीक। अब 1,2 लिया हमने, अब 2, क्या लेंगे? 3 लेंगे, तो 2,3 लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास स्वतुल्य और ये संक्रमक, 1,2 2,3। तो फिर निश्चित है कि यहाँ पर 1,3 है। कैसे? कॉमन चीज ढूंढो, इन दोनों को कॉमन ले लो, तो 1,2 मतलब संक्रमक है। कॉमन चीज देख लो, इन दोनों पे आ जाओ, इन दोनों में देखो हमें 1,3 चाहिए ना, 1,3 देखो यहाँ का प्रांत और इसका परिसर, ठीक, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो ये हट गया, तो 2,3, तब भी ये संक्रमक है। हम लोग ऐसे चेक करते हैं। तो ये दोनों अगर इन दोनों में कॉमन ले लो, तो ये प्रांत है, परिसर, तो 1,3, ठीक। फिर से एक बार समझो,
फिर से एक बार बहुत सिंपल तरीके से, ये तो सब में कॉमन ढूंढवा दिया हमने। आपके पास 1,1 है स्वतुल्य है, 2,2 है स्वतुल्य है, 1,2, 2,3, फिर 1,3 होनी चाहिए, 3 चाहिए आपको। इन दोनों में कॉमन ढूंढो। तो ये प्रांत प्रांत और परिसर में ही कॉमन लेते हैं, प्रांत और परिसर में कॉमन तो 1,3 है, मतलब संक्रमक है। ठीक। अब बी पार्ट में सम्मित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। बी पार्ट में सम्मित किंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं। ठीक। स्वतुल्य में 1,2 हो, 2,1 हो, तो उसको हम लोग स्वतुल्य कह सकते हैं। ठीक। तो जैसे सपोज करो आप लोगों ने इसमें से 2,3 लिया, फिर 3,2 ले लो, या आप लोग कह सकते हो 1,2 लिया तो फिर 2,1 ले लो, तो इसे केवल सम्मित कहोगे। किंतु ये स्वतुल्य नहीं है, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, संक्रमक नहीं है, 2,3 है किंतु 1,2 नहीं है और 1,3 नहीं है। इसके बाद सी ऑप्शन में क्या है, सी में है स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक हो। स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक हो, मतलब स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, इनका ये कहना है। तो यहां पर समझना आप लोग, सबसे पहले 1,1 लिया, 2,2 लिया हमने, तो ये तो हमने क्या दिखाया, ये दिखा दिया हमने स्वतुल्य है। अब इनका कहना है कि सम्मित भी दिखाओ। क्या दिखाओ, सम्मित। तो अगर हम 1,2 लेते हैं तो फिर 2,1 लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सम्मित। अब हमारे पास 1,2 है तो फिर 2,3 चाहिए और 1,3 चाहिए हमें। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी तक 4 को यूज नहीं किया हमने, तो यहाँ पर 2,4 लेते हैं। थोड़ा समझना आप लोग, 2,4 लेते हैं और 1,4 लेते हैं। अब समझना हमने क्या क्या किया यहाँ पर हमने 1,2, 2,1, 2,4, 1,4, मतलब आप लोग यहाँ पर 3 को भूल जाओ, 3 को भूल जाओ। हमने क्या दिखाया, 1,1, 1,2 ये स्वतुल्य है, 1,2, 2,1 ये सम्मित है। संक्रमक के लिए हमें क्या चाहिए, 1, 2 और 4 में से 1,2 चाहिए जो कि है, 2,4 चाहिए जो कि है, 1,4 चाहिए जो कि ये है, तो ये संक्रमक है। ठीक। अगर 3 से दिखा तो 3 से दिखा सकते थे, तो 4 वाले के लिए 4 से करना पड़ा हमें। ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 में 24 नंबर में है कि मान लीजिए कि R प्राकृतिक समुच्चय के n में निम्नलिखित में से परिभाषित संबंध R जो है इनका लिखा, मतलब इसमें इस प्रकार से है कि 2x प्लस वाई बराबर 41, और ये दिया गया आर एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स एन, वाई बिलोंग्स एन। ठीक है, और प्रांत का परिसर ज्ञात कीजिए, सत्यापित कीजिए, जांच कीजिए कि आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक है कि नहीं है, ये भी ज्ञात कीजिए। ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले यक्स जो है ये भी बिलोंग्स एन से है, वाई जो है ये भी बिलोंग्स एन से है, अर्थात एन का मान आप लोग भली भांति परिचित हो एन के मान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। ठीक है, अब आप लोग यक्स के मान को क्या लोगे कि वाई के मान को लोगे कि 41 आ जाए। तो एक काम करते हैं हम लोग, समझते जाना। यक्स बराबर अगर हम लोग लेते हैं 1, तो वाई बराबर लेंगे हम लोग, जानते हो क्या कि 39, तभी आप लोग कर पाओगे 41। कैसे समझना, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1 + 39, अर्थात ये हो जाएगा आपके पास 41। अब की बार एक काम करो, x बराबर ले लो आप लोग 2, तो 2 दूनी 4, तो फिर यहाँ पर चाहिए 37, तो y बराबर 37। तभी देखो 2 × 2 + 37 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 41। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हम प्रांत की बात करें,
प्रांत तो हम लोग 1 2 से ले रहे हैं, तो प्रांत जब हम लोग लेंगे, प्रांत क्या लेंगे, 1 2 3, ऐसे कहाँ तक ले सकते हैं। अगर हम लोग 20 तक ले लें तो 20 दूनी 40, यानी y का मान 1, तो 20 दूनी यानी 20 तक ले सकते हैं। ठीक, अब परिसर क्या लिखेंगे समझना। परिसर लिखेंगे हम लोग, इसका मान देखो 39 हुआ हमारे पास, फिर 37 हुआ हमारे पास। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 2 कम करते करते चले जाओ आप लोग। ठीक, 3 लेने पर 3 दूनी 6, यानी 35 लोगे आप लोग। फिर 33 लोगे आप लोग, डॉट 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 1 लोगे लास्ट में। क्या लोगे, 1 लोगे। आई बात क्लियर है। हाँ, अब देखो इनका स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है, तो हम लोग कहेंगे क्या 1,1 है, 1,39 कह सकते हैं, 2,37 कह सकते हैं, 1,1 नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। क्या सम्मित है, 1,39 39,1 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो सम्मित भी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। क्लियर, 1,1 नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद 1,39 है तो 39,1 नहीं है तो सम्मित नहीं है। 1,39 है, 39 और होनी चाहिए, मतलब संक्रामक भी नहीं है ये। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 को, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि दिया हुआ है कि a बराबर 2 3 4, a बराबर 2 3 और 4, b बराबर 2 5 6 7, 2 5 6 और 7, 2 5 6 7। निम्नलिखित में से प्रत्येक के उदाहरण की रचना कीजिए। नंबर 1, ए में, ए से बी में एक एक प्रतिचित्रण। ठीक, एक एक प्रतिचित्रण, तो ए में दिखाएंगे ए से बी में एक एक का मतलब होता है हर एक के एक एक प्रतिबिंब हो, हर एक के एक एक प्रतिबिंब हो। तो जैसे मान लो कि ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। जैसे ए में है 2 3 4, बी में है 2 5 6 7, 2 का प्रतिबिंब मान लो कि 2 का प्रतिबिंब हम लोग 5 कर दो, सपोज कर लो। मतलब एक एक का मतलब एक एक प्रतिबिंब हो। क्या क्या प्रतिबिंब हो, एक एक। मान लो कि हम लोगों ने इसको इससे प्रतिबिंब बना लिया और इसको इससे बना लो, या इसको डायरेक्टली 2 से बना लो, तो हम लोग एक एक देखो, हर एक के एक एक प्रतिबिंब है, एक एक है, अच्छा तक नहीं है क्योंकि एक अभी हमारे पास खाली है तो अच्छा तक नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये हुआ हमारे पास, क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2,5 3,6 और 4,7। कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर लिखो, आप लोग 4 को 2 से मिला दोगे तो 4,2 कर सकते हो। अदर अदर मतलब कुल मिलाकर एक एक से मिला दो, उसे एक एक कहोगे। इसके बाद बी में इनका कहना है ए से बी में एक ऐसा प्रतिचित्रण जो एक एक नहीं है। ठीक, एक एक नहीं है, देखो एक एक नहीं है मतलब एक एक ना हो, एक एक ना हो। मतलब हमारे पास ये ए में है 2 3 4 और ये बी में है 2 5 6 7। इनका क्या कहना है कि एक ऐसा प्रतिबिंब, ठीक, एक ऐसा प्रतिबिंब जो एक एक ना हो। समझना, जैसे 2 को हमने मिलाया 5 से, तो भाई 3 को भी मिला दो 5 से। अब देखो ये एक एक नहीं है, ये अब बहु एक एक है। 4 को किसी से मिला दो, 4 को हमने 2 से मिला दिया। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2,5 भी है और 3,5 भी है और 4,2 है, या 4, किसी से मिला दो, तो ये जो है एक एक नहीं है, ये क्या है फिर, ये बहु एक एक है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बी से ए में एक प्रतिचित्रण। ठीक, तो सी में है बी से ए में प्रतिचित्रण।
इनका ये नहीं कहना कि एक क्या आच्छादक, इन्होंने केवल कहा प्रतिचित्रण बस। तो बी से ए में प्रतिचित्रण कैसे दर्शाएंगे? ये बी और ये ए। बी में कौन है? 2 है, 5 है, 6 है, 7 है। ए में कौन है? 2 है, 3 है और 4 है। इन्होंने ये नहीं कहा कि दो, इन्होंने ये कहा नहीं कहा कि एक एक है वगैरह क्या है, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को 2 से ना मिलाओ, 2 को 3 से मिला दो या 4 से मिला दो। हमने 3 से मिलाया इन 2 को, ठीक। 5 को चाहे 2 से मिलाओ चाहे 4 से मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 को इन्होंने एक एक कहा कि आच्छादक कुछ कहा नहीं। बी से ए में एक प्रतिचित्रण ही कहा बस, ठीक। तो चाहे जिससे मिला दो। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 को भी 3 से मिला दिया हमने, 6 को 4 से मिलाया, 7 को 2 से मिलाया, बस। ये क्या है फिर? ये बहु एक एक है। ये क्या है? ये बहु एक एक है। तो इसको कैसे दर्शाओगे आप लोग? इसको दर्शा सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। 2,3, 5,3, 6,4, 7,2, बस, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास आखिरी यानी 26, ठीक। आखिरी क्वेश्चन आपके इस बुक के मुताबिक। अगर और भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो या कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैच जरूर करा लेना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न वाले भी कुछ आगे पीछे भी हो, ठीक है। आप तो विविध तो वही मिलेंगे आपको। क्वेश्चन भले ही कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो देखो, मान लीजिए कि a बराबर -1 और 1 है। तो इन्होंने दिया है -1 और 1, ठीक। तो विचार कीजिए क्या ए में परिभाषित निम्नलिखित फलन एक की आच्छादक या एक की आच्छादी है या नहीं है? एफ एक्स बराबर XY2, ठीक। एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर XY2। अब एक चीज यहां पर इनका कहना है कि ये एकेकी और आच्छादक है या नहीं है, ये बताना है इनका। तो देखो, सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। यहां पर -1 यहां रखोगे तो -1/2, 1 रखोगे तो 1/2, दोनों के अलग अलग प्रतिबिंब हैं, -1/2 और 1/2। तो हम लोग कहेंगे ये एकेकी है, ये एकेकी है, ठीक। क्यों? अगर हम लोग ये -1 रखेंगे तो -1/2, और अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1/2। तो 1/2 -1/2 दोनों के अलग अलग प्रतिबिंब हैं, तो हम लोग कहेंगे एकेकी है, ठीक। एकेकी है। किंतु ये क्या नहीं है? ये दोनों जो है वो प्रांत के कोई भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे आच्छादक नहीं है। मतलब आच्छादक में अवयव छूटना नहीं चाहिए कोई भी। तो ये क्या है? आच्छादक नहीं है। इसके बाद एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर माड एक्स। देखो, माड एक्स का अभी हम लोग ग्राफ बना के आपको बता चुके थे कि ये ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है, क्योंकि ये सतत वक्र नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये एकेकी तथा आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सतत वक्र नहीं बना पाते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो, एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है? एफ एक्स बराबर हमारे पास नहीं, ये तो जी एक्स बराबर है। चलो, एच एक्स बराबर एक्स माड एक्स, ठीक। एच एक्स बराबर ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और सी में है एच एक्स बराबर एक्स माड एक्स, ठीक। एक्स माड एक्स। अब यहाँ पर अगर हम लोग समझना, यहाँ पर जैसे मान लो कि हम लोगों ने इसको दिखाते हैं आपको, h-1 लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 इंटू -1 अंदर, तो ये तो +1 लिखोगे आप लोग। तो देखो, ये +1 और ये -1, तो ये -1 हो जाएगा आपके पास। फिर आप लोग h जो है +1 लोगे, तो +1 और ये +1, तो 1 इंटू 1, दोनों के अलग अलग प्रतिबिंब हैं। तो आप लोग इसको कहोगे कि दोनों ही अलग अलग है, तो हम लोग कहोगे इसको एकेकी और आच्छादक है। एकेकी तथा आच्छादी है, ठीक।
अब आखिरी है आपके पास के एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो के एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो है, के एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखो ये आपके पास एक ही आच्छादित नहीं है। क्यों नहीं है अभी बता रहे हैं। एक ही तथा आच्छादित नहीं है। क्यों नहीं है? अगर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1, दोनों बराबर है, मतलब ये आच्छादित नहीं है। तो फिर ये एक ही भी नहीं है। -1 +1 दोनों बराबर में नहीं है ना आपस में, देखिए, जबकि दोनों का प्रतिबिंब एक ही है। यहाँ पे -1 रखोगे तो +1 आ जाएगा, +1 रखोगे तो +1 आ जाएगा। -1 का मान भी +1 है और +1 का मान भी +1 है, बट -1 और +1 बराबर नहीं है, तो एक ही नहीं है। और दोनों के एक ही प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो मतलब ये आच्छादित भी नहीं है, तो एक और आच्छादित नहीं है। ठीक है, तो आज जो है विविध प्रश्नावली को हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास एनसीईआरटी जोन है। एनसीईआरटी जोन आप लोग अपने स्तर से लगाना, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो पूछना, हम बता देंगे उसको। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसे पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं तक रोकते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट बताइए कि क्या आप लोगों को किसी क्वेश्चंस में डाउट है क्या। फिर भी देखो आपको बता देते हैं कि सारे क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास एक तरफ से देखा जाए तो ये आप लोगों का एक टेस्ट है ये। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके थे। आई होप कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, हम उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक ए स्क्रीन शॉट।